सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 3 को आगे पढ़ने वाले हैं। हिमालय के प्रमुख दर्रे। बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है तथा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग NH 44 इसी दर्रे से गुजरता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ़ का जमाव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। अतः पूरे वर्ष आवागमन के लिए सन 1956 में यहाँ देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है लानक ला दर्रा। यह ट्रांस हिमालय में स्थित है तथा लद्दाख एवं तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है। वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लानक ला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन का हिस्सा है। अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर शिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। यह सिक्किम के वृद्ध हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं ल्हासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु सन 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था। नेक्स्ट है जोजिला। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है तथा श्रीनगर, कारगिल एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH 1 घोषित किया गया है तथा इसके निर्माण एवं रखरखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। नेक्स्ट है लेपुलेख दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है। यह भारत, चीन व नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। बर्फबारी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले के बीच एक छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। भारत एवं म्यांमार के बीच यह एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। काराकोरम दर्रा हिमालय के काराकोरम श्रेणी के मध्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, जो भारत एवं चीन के बीच एक संपर्क मार्ग स्थापित करता है। भारत एवं चीन के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण काराकोरम दर्रे को वर्तमान समय में आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है तथा चीन द्वारा वर्तमान में इस दर्रे का अतिक्रमण कर लिया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो लगभग 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर तक ही खुला रहता है, क्योंकि
अन्य समय बर्फीले तूफान तथा हिमस्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। इस दर्रे में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का निर्माण किया गया है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित यह सुरंग औसत समुद्र तल से 300 मीटर या 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा वृद्ध हिमालय में भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। बुर्जिल दर्रा कश्मीर, गिलगिट एवं श्रीनगर के बीच का एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाने के कारण यह व्यापार एवं परिवहन के लिए बंद रहता है। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा। ट्रांस हिमालय प्रदेश में स्थित है। अवस्थिति इसकी लद्दाख में है और मार्ग ये भारत और चीन के मार्ग में पड़ता है, भारत से चीन की तरफ। देवसांगला ये भी ट्रांस हिमालय, ये लद्दाख में और ये भी भारत और चीन में पड़ता है। लानकला ये ट्रांस हिमालय लद्दाख भारत चीन, ये भी चांगला ये सब ट्रांस हिमालय के है। जाराला, खारदुला, बुर्जिल ये वृद्ध हिमालय में, बारालाचा वृद्ध हिमालय प्रदेश में। ये एक दर्रों की सारणी दी हुई है। भारत की प्रमुख घाटियाँ, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख ये घाटी है और ये इसका विवरण दिया हुआ। मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट कश्मीर घाटी। महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। इसकी रचना एक समभिन्ति में हुई है। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाला नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। सुरू घाटी इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। गलवान घाटी यह गलवान नदी द्वारा निर्मित घाटी है जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप अवस्थित है। किन्नौर घाटी यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित यह घाटी हिंदू एवं सिख तीर्थयात्रियों को मणिकर्ण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है और यह फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। सांगला घाटी इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मालना घाटी है हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी इसे देवी देवताओं की घाटी कहा जाता है। देवी देवताओं की घाटी इसे कहा जाता है कुल्लू घाटी को। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार के लिए भी जाना जाता है। यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है।
पांगी घाटी यह लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। स्पीति घाटी बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। लाहुल घाटी, इसी घाटी से होकर ही चंद्र एवं बाघा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कांगड़ा घाटी, इसमें प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। और नेक्स्ट चंबा घाटी, भारमौर, डलहौजी, खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में दून घाटी। यह घाटी शिवालिक, हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यह हिमालय के अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। जोहार घाटी, इसे मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है धर्मा घाटी। इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी द्वारा होता है। सौर घाटी, यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कतियोरी राजवंश का शासन था। ये अयोध्या से आए थे। नेक्स्ट है नेलांग घाटी। यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। मई 2005 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट है पश्चिमी बंगाल में न्योरा घाटी है। दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। इसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट है सिक्किम में चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी के भारत, भूटान व चीन तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण सामरिक महत्व अधिक है। डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यह घाटी सिलीगुड़ी से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चुम्बी घाटी पहले सिक्किम का हिस्सा था, जो वर्ष 1792 में तिब्बत का अंग बना। नेक्स्ट है यहाँ के स्थानीय निवासियों का प्रोमोवा कहा जाता है, जो तिब्बती वंश के हैं, और वर्ष 1904 में अंग्रेजी शासन और तिब्बत के बीच हुए समझौते के बाद यह ऊन, याक उत्पाद, सुहागा एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का बड़ा व्यापारिक मार्ग बनकर उभरा है। युथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध। युथांग घाटी रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई प्रसिद्ध घाटी है। नेक्स्ट है नागालैंड में जुकू घाटी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित जून एवं सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढकी जाती है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी। यह घाटी गलीकोंडा, राक्ताकोंडा, सुंकरीमेटा एवं चितामोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी हुई है। तमिलनाडु में कंबम घाटी। यह थेक्काडी, वृषणादु एवं कोडाईकनाल पहाड़ियों से घिरी हुई है। नेक्स्ट है केरल में शांत घाटी या साइलेंट वैली। जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। 1847 में शोध हेतु रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। कुंती नदी यहाँ के वन क्षेत्र में से उद्गमित होती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से
हुआ है। इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है और इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति कृषि कार्यों के विकास में बहुत सहायक भी है। उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है: भाबर तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। तो सबसे पहले है भाबर। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है और इस भूभाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट है तराई। यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती है। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है एवं कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल एवं गेहूँ हेतु अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है बांगर। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसमें कंकर भी पाए जाते हैं और शुष्क क्षेत्रों में लवणीय एवं क्षारीय उत्फुल्लन देखे जाते हैं, जिन्हें रे तथा कलर कहा जाता है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। नेक्स्ट है यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को बूढ़ कहते हैं। नेक्स्ट है खादर। यह उत्तर भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित होती है। इसमें कांप मिट्टी भी पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल में है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। खादर भूमि की मृदा में चिका की अधिकता होती है, जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। यह क्षेत्र मिट्टी, चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है डेल्टा। यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली घाटी में पाया जाता है। इसमें पुराना व नया पंख तथा दलदल सम्मिलित है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं।
उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा का मैदान। पंजाब का मैदान सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। इसमें पंजाब के मैदान में कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज। उसका भौगोलिक विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में है। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि को बैडलैंड या अनुर्वर भूमि कहते हैं। पंजाब के पर्वतपदीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चास या चोस कहते हैं। इस प्रकार के चोस होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दोआब, दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र के दोआब है। दोआब जैसे बिस्त दोआब, ये व्यास और सतलुज। बारी दोआब व्यास और रावी के दोआब है। रचना दोआब रावी और चेनाब जब आपस में मिल जाती है तो रचना दोआब। छज दोआब चेनाब और झेलम। सिंधु सागर दोआब झेलम, चेनाब व सिंधु। नेक्स्ट है गंगा का मैदान। इसमें ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान में रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान शामिल है। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। गंगा का मैदान, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः 3 मैदानी प्रदेशों में सीमांकित किया गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त निर्मित हो गया, जो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया है, जिससे अंततः गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होने वाले वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण कमी आती है। मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्प के रूप में बहती हैं। विसर्प ऐसे नदियाँ बहती हैं। गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिसे पटना के निकट जल्ला, मोकामा के निकट टाल कहते हैं। पश्चिम बगल में जल से भरे ऐसे गर्तों को बील कहा जाता है। नेक्स्ट है जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र दुआर कहलाता है। नेक्स्ट मैदान है राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक है। राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है।
25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। राजस्थान के मैदान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है तथा लूनी इस मैदान की एक प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवा वाले विस्तृत समतल गर्त को बोल्सन कहते हैं। चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। सांभर झील बालसन का अच्छा उदाहरण है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल तथा अन्य झीलें पलाया के उदाहरण है। समस्त मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीले तथा बरखान पाए जाते हैं। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालू का स्तूपों से ढका है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है। मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ढाल प्रवणता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बन गए हैं, जैसे माजुली द्वीप। असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा परंतु दक्षिणी किनारे का ढाल मेघालय की तरफ मंद पाया जाता है। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है तथा यहाँ मुख्य रूप से चावल तथा पटसन की खेती की जाती है। यहाँ कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित शंकु के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गोखुर झील के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गोखुर झील बील, दलदल एवं तराई क्षेत्र बन गए हैं। भारतीय मरुस्थल 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी किनारों पर बालू के टिब्बों से ढका एवं तरंगित मरुस्थलीय मैदान है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है। यह विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। ढाल के आधार पर थार के मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रन की ओर है। कच्छ के रन को सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं। यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। अधिकांश नदियाँ अंतःस्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, किंतु यहाँ की धरातलीय स्थलाकृति भौतिक अपेक्षा एवं पवनों द्वारा निर्मित होती है, जैसे रेत के टीले, बरखान और छत्रक आदि।